बज रहे थे। इस समय द्वारका सेक्टर 8 की गली नंबर 10 एकदम सुनसान थी और तभी शांति को भंग किया एक बाइक की आवाज और गली के आवारा कुत्तों ने। बाइक के गली में आते ही ये आवारा कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए भागने लगे। बाइक रवि चला रहा था। रवि ने अपनी बाइक गली नंबर 10 के मकान नंबर 226/20 के बाहर रोकी और पलटकर कुत्तों की तरफ एक बार देखा। अचानक वो भागते हुए कुत्ते रवि के थोड़ी दूर आकर रुक गए। ये रवि के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो अक्सर रात को इसी समय कॉल सेंटर से लौट के आता था और उसका ऐसे ही स्वागत होता था। रवि ने उन कुत्तों की तरफ देखा और प्यार से पुचकारा, लेकिन हर रात की तरह वो कुत्ते अपनी दुम हिलाते हुए रवि के पास नहीं आए, बल्कि रवि के घर की तरफ देखकर ऐसी आवाजें निकालने लगे मानो रो रहे। कुत्तों की ऐसी हरकत देख रवि भी हैरान था। उसने अपने घर की तरफ देखा तो दंग रह गया। उसके घर की लाइट्स जल रही थी और घर का दरवाजा बाहर से बंद था। रवि भी सोच में पड़ गया, आखिर घर की लाइट्स किसने जलाई? क्या वो सुबह लाइट्स बंद करना भूल तो नहीं गया था? उसने फिर एक बार कुत्तों की तरफ देखा। वो अभी भी रवि के घर की तरफ देखकर रो रहे थे। रवि ने जल्दी से अपनी बाइक खड़ी की जहां वो रोज बाइक पार्क करता था। उसने भाग के अपने घर का दरवाजा खोला और जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि घर में कोई आया था। पूरे घर में एक अलग तरह की खुशबू फैली थी। शायद ये जैस्मिन की खुशबू थी। ये खुशबू रवि के लिए बिल्कुल नई थी। रवि हैरान था। अगर घर बाहर से बंद था तो कोई अंदर कैसे आ सकता है? रवि अभी इसी उधेड़-बुन में था कि उसके घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। ऐसा लगा मानो बाहर तेज हवा चलने लगी हो। और तभी तेज हवा की वजह से टेबल पर रखा स्टील का ग्लास जमीन पर गिरा। उस आवाज से रवि का ध्यान टूटा और रवि ने पलट के देखा। अब रवि ने जो देखा उसने एक पल के लिए रवि के रोंगटे खड़े कर दिए। रवि जहां था वहीं जड़ होके रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने घर के दरवाजे से बाहर निकलकर जाती हुई किसी लड़की को देखा। लड़की का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन तेज हवा में लहराता हुआ एक नीला दुपट्टा रवि ने जरूर देखा। रवि के होश उड़ गए थे। गले से बहुत ही अटकी हुई सी आवाज निकली, कौन है? इतना कहकर रवि भी उस लड़की के पीछे की तरफ भागा। घर के अंदर जो आंधी जैसी तेज हवा चल रही थी, बाहर ऐसा कुछ नहीं था। बाहर तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। गली नंबर 10 पहली की ही तरह सुनसान थी। चारों तरफ मौत जैसी शांति छाई थी, लेकिन कहीं किसी लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। रवि दंग रह गया था। ऐसा कैसे हो सकता था? अभी अभी तो उसके घर से वो नीले दुपट्टे वाली लड़की निकली थी। वो हवा में ऐसे कैसे गायब हो सकती थी? क्या सच में कोई था या ये रवि का कोई भ्रम था? रवि 26 साल का जवान लड़का था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर महाराजगंज से 2 साल पहले गुरुग्राम आया था और एक कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा था। चूंकि अक्सर उसकी नाइट शिफ्ट होती थी, इसलिए वो इसी वक्त घर वापस आता था। लेकिन आज जो रवि ने महसूस किया, वैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसी अनसुलझे सवाल के साथ ही रवि सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन रवि की नींद उड़ चुकी थी। रात के करीब 8 बज रहे थे। कॉल सेंटर में चहल पहल थी। अलग अलग सिस्टम्स के सामने बैठे कॉल सेंटर के एम्प्लॉइज अपनी कॉल पर बिजी थे। रवि कॉफी मशीन के पास विकास के साथ खड़ा था। विकास भी रवि के साथ इसी कॉल सेंटर में काम करता था। दिल्ली में पले बड़े विकास को रवि इस नए शहर में अपना एक बड़ा सपोर्ट मानता था। विकास ने कॉफी मशीन से कॉफी लेते हुए कहा, अबे पागल हो गया है क्या? वो तेरा कोई भ्रम ही होगा। जब घर का दरवाजा बाहर से बंद था तो अंदर कोई लड़की कैसे आ जाएगी हैं? लेकिन मैंने घर में जो अजीब सी खुशबू फील की, वो किसकी थी? और वो नीले रंग का हवा में लहराता वो दुपट्टा?
विकास ने कॉफी का एक कप रवि की तरफ बढ़ाया। रवि ने कॉफी की एक सिप ली ही थी कि उसे एक और आवाज सुनाई दी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर कहीं कोई अतृप्त आत्मा तो नहीं थी। रवि और विकास ने पलट के देखा। वो उस्मान था जो रवि की बातें सुन रहा था। उस्मान ने अपने मस्खरे अंदाज में कहा, भाई मैंने कहीं सुना है कि जहां ऐसी अतृप्त आत्माएं आती हैं वहां एक अलग सी खुशबू फैल जाती है और ऐसा अक्सर रात के 3 बजे के करीब होता है। उस्मान भी इसी कॉल सेंटर में नौकरी करता था और अपने दोस्तों के बीच ज्ञान गुरु के नाम से प्रसिद्ध था, जिसे दुनिया के किसी भी विषय के बारे में जानकारी हो या ना हो ज्ञान जरूर दे सकता था। अपनी ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाते हुए उस्मान बोले जा रहा था, और ऐसी अतृप्त आत्माएं तेरे जैसे अकेले अतृप्त इंसान के पास ज्यादा आती हैं। तो भाई इस आत्मा से बचने का तो एक ही रास्ता है कि या तो तू किसी रिलेशन में आ जा, या अगर ये नहीं हो सकता तो महाराजगंज में अपने बाबूजी को फोन कर और कोई ढंग की लड़की देख के शादी कर ले। विकास ने तुरंत उस्मान के इस मजाक को लपट लिया। वैसे एक लड़की को मैं भी जानता हूँ जो कब से हाँ बोलने को तैयार है, लेकिन ये भाई उसे थोड़ा भाव दे तब तो। फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, अबे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी की आत्मा भटकते हुए कल रात तेरे घर पहुंच गई हो। ये इन दोस्तों के बीच का आम मजाक था। रवि भी समझ चुका था विकास किसकी बात कर रहा है। उसने चिढ़ते हुए कहा, अबे चल फिर से राम्या का नाम मतला बीच में। मैं अकेला खुश हूं, मुझे नहीं चाहिए कोई रिलेशन। इतना कहकर रवि अपने वर्क स्टेशन की तरफ बढ़ गया। रवि को जाते हुए देख के विकास ने पीछे से ही आवाज लगाई, जल्दी से सारा काम खत्म कर, शिफ्ट खत्म होने के बाद चलते हैं, पार्टी करते हैं, शायद वही मिल जाए तेरी नीले दुपट्टे वाली लड़की। हर रोज की तरह आज भी रवि कॉल सेंटर की अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद मुरुथल के ढाबे पर विकास, उस्मान और स्वाति के साथ पीने और पराठे खाने के लिए आया हुआ था। आसपास अलग अलग कॉल सेंटर में काम करने वाले यंग लड़के लड़कियों का ग्रुप था। विकास ने प्लास्टिक के गिलास में भरा हुआ अपना पैक खत्म करते हुए रवि को आवाज लगाई, लेकिन रवि एक तरफ जल्दी जल्दी अपना दूसरा पैक गटक रहा था। कार के अंदर बैठी स्वाति की जिम्मेदारी पैक बनाने की थी। उसने रवि को आवाज दी, रवि देख ना विकास क्या कह रहा है। रवि ने जल्दी जल्दी अपना पैक खत्म किया और विकास की तरफ बढ़ा। तभी विकास ने किसी को उनकी तरफ आते हुए देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ रवि की तरफ देखकर बोला, तेरी वो नीले दुपट्टे वाली लड़की का तो पता नहीं, लेकिन देख मैंने उसे बुलाया है जो तेरे ऊपर जान छिड़कने को तैयार है। नीला दुपट्टा ना सही, नीली जीन्स तो है। रवि ने भी उस तरफ देखा जिस तरफ विकास इशारा कर रहा था। सामने से एक नीली जीन्स और ब्लैक टॉप पहने हुए एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, जिसके काले मखमली बाल कंधों तक थे, वो रवि, विकास और उस्मान की तरफ ही चली आ रही थी। वो लड़की राम्या थी। राम्या भी उसी कॉल सेंटर में नौकरी करती थी जहां रवि, विकास और उस्मान काम करते थे, लेकिन उसका डिपार्टमेंट अलग था। उसने आते ही विकास और उस्मान को गले लगाया। हाय विकास, हाय उस्मान, हाय रवि। और वो जैसे ही रवि की तरफ बढ़ी, रवि ने फटाक से अपना हाथ आगे कर दिया। राम्या से हाथ मिलाते हुए बोला, व्हाट अ सरप्राइज यार। अच्छा विकास, मैं देखता हूँ कि ऑर्डर का क्या हुआ। इतना कहकर रवि जल्दी से ढाबे की तरफ बढ़ा। राम्या भी रवि की इस हड़बड़ी को देखकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। ढाबे के पास बहुत सी गाड़ियां खड़ी थीं, जहां खड़ी लगभग हर गाड़ी में कारोबार चल रहा था। मतलब लगभग सारे लोग अपनी अपनी शराब लेकर वहीं अपनी गाड़ी में पी रहे थे और कार के बोनट को टेबल बनाकर वहां पराठों के मजे ले रहे थे। वहां बाकी गाड़ियों के साथ 3-4 कैब भी खड़ी थी और उनमें से एक कैब ड्राइवर अपने कैब के बोनट पर रखी प्लेट से पराठे का एक निवाला तोड़ते हुए किसी से फोन पर बातें कर रहा था। मैडम, मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप राइड कैंसिल कर दो। मैं नहीं कर पाऊंगा राइड कैंसिल। शायद फोन के दूसरी तरफ जो भी था उसने राइड कैंसिल करने के लिए मना कर दिया था। इसलिए कैब वाले ने पराठा चबाते हुए मन में एक गाली बुदबुदाते हुए बोला, ठीक है मैडम, मत करो आप राइड कैंसिल, मुझे तो आने में टाइम लगेगा।
इतना कहकर उस कैब ड्राइवर ने फोन काट दिया। उसी समय रवि उस कैब वाले के पास से गुजरते हुए ढाबे के बाहर अपने अपने ऑर्डर का इंतजार करते हुए लोगों की भीड़ में घुस गया। उसकी नजर हाथ में एक नोटबुक लिए हुए और कान में पिन दबाए हुए एक छोटू पर पड़ी, जो वहां खड़े लोगों से ऑर्डर ले रहा था। रवि उसकी तरफ लपका और बोला, भाई देखना, अब बहुत समय हुआ ऑर्डर दिए, टोकन नंबर बताओ। छोटू ने अपने आप को बिजी दिखाते हुए बाकी ग्राहकों से ऑर्डर लेते हुए पूछा, टोकन नंबर बताओ। रवि ने जल्दी जल्दी अपनी जेबें टटोली और गनीमत से टोकन तो मिल गया, लेकिन तब तक छोटू वहां से नदारद हो चुका था। रवि बहुत झल्ला गया। झल्लाया हुआ सा रवि जैसे ही विकास की कार की तरफ पलटा तो उसकी झल्लाहट और बढ़ गई। कार का बोनट उठाया जा चुका था और बोनट पर छोटू के साथ दो लोग पराठे लगा रहे थे। रवि भी उस तरफ पहुंचा, जल्दी जल्दी पराठों में से अपनी हिस्सेदारी ली। विकास ने मजाकिया लहजे में रवि की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ चला गया था? मुझे तो लगा कहीं वो नीले दुपट्टे वाली लड़की तो नहीं मिल गई। विकास के इस मजाक पर उस्मान की हंसी निकल गई। राम्या और स्वाति भी मुस्कुरा दिए, लेकिन रवि ने कोई जवाब नहीं दिया और कार के अंदर से शराब की आधी बची हुई बोतल निकाली और बाहर खड़े खड़े ही गिलास में पैक बनाने लगा। तभी उसका गिलास छलका एक भारी भरकम आवाज से, अरे चलो चलो चलो, निकलो, अब निकलो यहाँ से। मुरुथल के इस ढाबे पर पुलिस आ चुकी थी। चूंकि यहाँ शराब पीना मना था, इसलिए पुलिस की टीम वहाँ खड़ी कारों के अंदर झांक झांक कर चेकिंग भी कर रही थी। रवि ने जैसे तैसे शराब की बोतल को पैंट में खोसा और भाग के ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। इससे पहले कि पुलिस वालों का ध्यान उन लोगों की तरफ जाता, सब लोग कार में बैठ चुके थे और रवि ने एक्सीलेटर पर अपना पैर जमा दिया था। कार के अंदर विकास, रम्या, उस्मान और स्वाति की हंसी की आवाज गूंज रही थी। कार फुल स्पीड में गुरुग्राम से द्वारका के रास्ते पर भागी जा रही थी। विकास बगल की सीट पर बैठा रवि से कह रहा था, भाई तू आगे रोक दे, मैं ड्राइविंग करूंगा, तुझे चढ़ गई है। रवि ने कार ड्राइव करते हुए एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए दूसरे हाथ से अपने पैंट में खूंसी हुई शराब की बोतल निकाली और हंसते हुए कहा, अभी कहाँ भाई, अभी तो मेरा कोटा भी पूरा नहीं हुआ है। इतना कहते हुए बोतल को मुंह से लगा दिया। स्वाति पीछे की सीट से आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे रवि के हाथ से बोतल छीनने की कोशिश करने लगी। इतना बचा हुआ है? मैंने तो सोचा पुलिस को देख के तूने बोतल वही फेंक दी होगी। मुझे इतना कच्चा समझा है क्या? पाप लगवानी है खुद को जो दारू की बोतल फेंक दूंगा? ये मेरा हिस्सा है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। इतने में रवि का ध्यान भटका और तभी उस्मान की जोर से चीखती हुई आवाज रवि के कानों में पड़ी, अबे सामने देख वो लड़की। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रवि की नजर सामने पड़ी। कार के सामने एक लड़की भागती हुई आ रही थी। रवि की कार इस समय 80 की स्पीड में भाग रही थी। उसके पास बिल्कुल समय नहीं था, लेकिन सामने आती उस लड़की को देख के रवि चढ़ सा हो गया था। उस लड़की के गले में ठीक वैसा ही नीला दुपट्टा लहरा रहा था जैसा नीला दुपट्टा रवि ने पिछली रात अपने घर से बाहर निकलती हुई लड़की के पास देखा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या यही लड़की कल रात उसके घर पर थी? तो कल रात की वो लड़की आज रात उसके कार के सामने कहां से आ गई और क्यों? कैसे हो सकता था ये? वही नीला दुपट्टा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रवि के दिमाग में ये सारे सवाल घूम गए, लेकिन उसके पास अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी समय नहीं बचा था। उसके बाद ये सारे सवाल हमेशा के लिए सवाल ही रह जाने वाले थे कि क्या ये सिर्फ संयोग था, कोई पहले से निर्धारित नियति थी, या किसी बड़ी साजिश की कोई शुरुआत। जानने के लिए सुनिए गुमनाम है कोई का अगला भाग। थैंक यू।